आज हम थर्मोडाइनमिक्स के पार्ट 1 को इन वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही टॉपिक आता है हमारा कि थर्मोडाइनमिक्स के अंदर इसका इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है ये थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स हमारी एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि बेसिकली हमारे एनर्जी चेंजेस से डील करती है। एनर्जी चेंजेस से जो भी फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेसेस में हमारी जो एनर्जी चेंज होती है बेसिकली उसे हम थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। ठीक है, एनर्जी चेंजेस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, उसे हम थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। अब केमिकल थर्मोडाइनमिक्स क्या है, ये भी वही है, जस्ट इसके अंदर अब फिजिकल प्रोसेसेस नहीं होंगे, सिर्फ केमिकल प्रोसेसेस से जो एनर्जी चेंज हो रही है उसे हम केमिकल थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं। अब देखो थर्मोडाइनमिक्स भी दो वर्ड से बना हुआ है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट या फिर एनर्जी, एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो या फिर मोशन। ठीक है, नाउ हमारे थर्मोडाइनमिक्स के एडवांटेजेस क्या है। थर्मोडाइनमिक्स से हमें ये पता लग सकता है कि क्या ये रिएक्शन होना पॉसिबल है कि नहीं है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है थर्मोडाइनमिक्स के, ये हमें रेट या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने पढ़ा है कि ग्रेफाइट से डायमंड बनेगा। अब बनेगा तो रिएक्शन तो होगी, ये तो थर्मोडाइनमिक्स ने बता दिया, बट उसने ये नहीं बताया कि कितने टाइम के अंदर होगा। लाइक हम पकड़े बैठे हैं पेंसिल की ग्रेफाइट को कि वो डायमंड बनेगा, बट कितना टाइम लगेगा, 1000-2000 सालों से लगेंगे। तो ये हमें एक तो स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बताता है। दूसरा डिसएडवांटेज थर्मोडाइनमिक्स का क्या है, ये हमारी टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर ऐसी प्रॉपर्टीज़ से डील करता है जो कि बल्क में है। इट मीन्स कि मैक्रो सिस्टम में तो सही काम करेगा, मैक्रो सिस्टम में ये सही काम करेगा, बट हमें ये इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज़ नहीं बताता है हमारे एटम्स की, हमारे मॉलिक्यूल्स की। इट मीन्स हमारे माइक्रो सिस्टम में ये अच्छे से डील नहीं करता है। हमारे जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ बताए कि हाँ इस एटम का ये टेम्परेचर है, इस एटम पर पर्टिकुलरली ये प्रेशर लग रहा है, इस एटम की ये वॉल्यूम है। वो हमें इस तरह से पर्टिकुलरली हर एक एटम का नहीं बताता है, वो एक बल्क के अंदर हमें थर्मोडाइनमिक्स बताता है। तो उसका डिसएडवांटेज ये भी है कि वो हमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ नहीं बताता है हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है, 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स एंड बाउंड्री। तो बेसिकली सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारा जो कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो उसके लिए वो एक सिस्टम है एंड बाकी उसे किसी दूसरी चीज़ से मतलब नहीं है। तो जिसके ऊपर वो अपना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो मैंने अपना अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, उस ही ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अब सराउंडिंग क्या है, सिस्टम हो गया। सराउंडिंग क्या है, सिस्टम को छोड़कर उसके सिस्टम के अलावा जितनी भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो सारी मेरे लिए सराउंडिंग हो जाएगी। नाउ यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। सिस्टम भी एंड सराउंडिंग भी, दोनों यूनिवर्स। नाउ बाउंड्री, हमारे सराउंडिंग के अंदर से जो ये सिस्टम हमारा निकला है, सिस्टम की कोई बाउंड्री तो होगी ना, जो कि उसे बाकी सराउंडिंग से उसे अलग कर रहा है, तो वही है हमारी बाउंड्री। अब बाउंड्री आपकी रिजिड हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है, रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, वो भी आपकी बाउंड्री रिजिड, नॉन रिजिड, रियल, इमेजिनरी, कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या है अब, टाइप्स ऑफ सिस्टम।
कितने टाइप के सिस्टम है आपके पास? 3 टाइप के सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ओपन सिस्टम के अंदर हमारे मास एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है हमारे सराउंडिंग से, तो दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज्ड सिस्टम के अंदर हमारा मास का एक्सचेंज होता है, एनर्जी का नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना ही हमारा मास का एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज वहाँ पर एडियाबैटिक बॉल होती है, इस वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल आइसोलेटेड सिस्टम का एग्ज़ाम्पल क्या होगा? हमने एक कॉफ़ी रखी हुई है थर्मोफ्लास्क में, तो बेसिकली उसके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर हमने उस थर्मोफ्लास्क में अपनी कॉफ़ी रख दी तो वो पूरे 10-12 दिन तक गर्म रहेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स को हम परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, तो तब आपका जवाब यूनिवर्स ही होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या आता है? स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली हमारे कितने स्टेट ऑफ सिस्टम है? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन हमारे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करते हैं, उसे पाथ से कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी फ़िज़िक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब वो सिर्फ आपके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को देखता है, कुछ पाथ पर डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही आपका स्टेट फंक्शन भी, ठीक है। स्टेट फंक्शन आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो आपका बेसिकली सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। अब पाथ फंक्शन क्या है? पाथ फंक्शन हमारा पाथ पर डिपेंड करेगा। एंड मज़े की बात यह है कि हमारी पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही पाथ फंक्शन है, जो कि है हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क के अलावा कुछ भी आ जाए आपको क्या लगा देना है? स्टेट फंक्शन, ठीक है। अभी ना हम एक और केस पढ़ेंगे जिसके अंदर वो स्टेट फंक्शन भी होता है एंड पाथ फंक्शन भी होता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, तो वो भी हम एक एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन जितने भी हीट एंड वर्क को छोड़ के सारे एग्जांपल इसमें आ जाएंगे, एंड पाथ फंक्शन के अंदर हीट एंड वर्क। जैसे कि स्टेट फंक्शन का मैं एग्जांपल भी बता दूँ, जैसे कि स्टेट फंक्शन में इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे आपके स्टेट फंक्शन हो गए। एंड आपका पाथ फंक्शन हो गया है वर्क डन एंड हीट। अब हमारी आती है थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज़। थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? ओके, तो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमारे मास एंड साइज़ पर डिपेंड करती है, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना ही हमारे मास पर डिपेंड करती है, ना तो मास पर डिपेंड करती है, ना साइज़ पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज़, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर डिपेंडेंट ऑन मास एंड साइज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल लिखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे आपके आ गया मास पर डिपेंड है तो मास तो आ ही गया। वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, फोर्स, सरफेस एरिया, एंड जितनी भी टाइप की आपकी एनर्जी आएगी वो सारी की सारी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। हर एक टाइप की एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। जैसे कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी,
वर्क एंड हीट, ये हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी एक एनर्जी है, इसमें ही आएगी। गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब कुछ। अब हमारा आता है इंटेंसिव एनर्जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से मिलकर ही बनती है। जैसे कि अगर मैं मास बाय वॉल्यूम उठाऊँ, तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से बना है, बट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव, तो यहाँ लिख दो डेंसिटी। जैसे यहाँ फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। दो चीज़ों से ये बेसिकली बना है, प्रेशर, डेंसिटी, प्रेशर। अब मुझे ये बताओ कि टेम्परेचर इंटेंसिव होगा कि एक्सटेंसिव होगा। टेम्परेचर एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, दैट इज़ इंटेंसिव, क्योंकि वो हमारे मास पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही साइज़ पर। फॉर एग्जांपल अभी आप जिस भी कमरे में बैठे हो उसकी दीवार तोड़ दो, लेट सपोज आप जिस कमरे में बैठे हो उसका टेम्परेचर अभी हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपके बगल वाले कमरे में भी 25 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा, आपने दीवार तोड़ दी अपने कमरे की, एंड दोनों जो रूम्स हैं उनके बीच की दीवार टूट गई है, तो उस कमरे में 25 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, इस कमरे में 25 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, तो क्या दीवार तोड़ने पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो टेम्परेचर है वो ना तो मास पर डिपेंड करता है, ना ही साइज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस रूम में बैठे हैं उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इज़ योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये जितने भी आपके मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड वॉल्यूम इज़ योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव मुझे क्या देगा, इंटेंसिव देगा। एंड कभी कुछ बच्चे ये सोचे कि इंटेंसिव बाय इंटेंसिव मुझे एक्सटेंसिव मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जस्ट ये पॉसिबल है कि एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव मुझे क्या देगा, इंटेंसिव देगा, ठीक है। मोलारिटी हो गया, नॉर्मेलिटी देख लो। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन में मास। मोलर वॉल्यूम में यहाँ पर मोल्स बाय वॉल्यूम आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, अब यहाँ पर मोल लग गया है, तो इस वजह से ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। सेल पोटेंशियल, टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, पीएच वैल्यू, स्पेसिफिक हीट, ये सब हमारी क्या है। जहाँ पर भी एक ट्रिक ये भी है कि जहाँ आपका स्पेसिफिक मोलर ये वर्ड दिख जाए आपको, वो पक्का आपकी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ प्रोसेसेस। 5 टाइप के प्रोसेसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है आइज़ोथर्मल प्रोसेस। आइज़ोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दूसरा आइज़ोबैरिक प्रोसेस, जिसके अंदर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइज़ोकोरिक प्रोसेस, जिसके अंदर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसके अंदर हमारा क्यू कांस्टेंट होता है, बेसिकली हीट हमारी कांस्टेंट होती है। एंड साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन स्टेट फंक्शन हमारा 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस में हमारा चेंज इन स्टेट फंक्शन 0 होता है, मीन्स इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सारे के सारे चेंजेस हमारे
ओके, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सारे चेंजेस किसी भी पार्ट ऑफ द सिस्टम पर हो रहे हैं एंड उसे एग्जैक्टली रिवर्स करा जा रहा है स्मॉल चेंजेस इन वेरिएबल्स में अपोजिट डायरेक्शन में किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज़्यादा होती है। इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इनफाइनाइट स्टेप्स लगते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट स्टेप्स लगता है काम को कंप्लीट करने में। अब किसी चीज़ में इनफाइनाइट स्टेप्स लग रहा है तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये एक आइडियल प्रोसेस है। अब सिस्टम एंड सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम को प्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो बेसिकली यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, पी एक्सटर्नल इज़ इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। बिकॉज यहाँ पर ये डी पी डिफ्रेंसिएशन दिखा रहा है, इट मीन्स बहुत 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 छोटा हम यहाँ पर प्रेशर लेंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल वेरिएबल है। अब इरिवर्सिबल फोर्स क्या है, देखो मैंने बहुत एक वैसे मतलब बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस, तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ चेंज रिवर्स नहीं की जा सकती है। इसके अंदर हम डायरेक्शन ऑफ चेंज रिवर्स कर रहे थे बाय मेकिंग स्मॉल एंड स्मॉल चेंजेस, बट इस प्रोसेस के अंदर हम डायरेक्शन ऑफ चेंज को एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन वेरिएबल्स। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स बहुत 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 ज़्यादा होती है हमारे अपोजिंग फोर्स से। इसके अंदर फाइनाइट टाइम लगता है एंड फाइनाइट स्टेप्स में ये काम कंप्लीट हो जाता है। ये सारे जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस है वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। अब जैसे कि पी एक्सटर्नल इज़ इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा पी एंड पी इज कांस्टेंट। यहाँ पर पी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स आपका कांस्टेंट ही लगा है, बट यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो वेरिएबल था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हीट। हीट क्या है, एनर्जी एक्सचेंज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज हीट। अब ये हीट हमारा एक पाथ फंक्शन होता है, इसे हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड IUPAC कन्वेंशन के अंदर क्या बताया गया है कि अगर हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है देन वो एक पॉजिटिव वर्क हो रहा है, बट अगर हमारी हीट रिलीज़ हो रही है सिस्टम से सो डैट इज़ अ नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब वर्क क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक वर्क को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। अब जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी बाकी की बची हुई है वो सारे हमारे वर्क ही होती है। ये एक पाथ फंक्शन है, इसे हम स्मॉल वर्क से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एक डेरिवेशन है, फॉर्मूले निकालेंगे तो आपने फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा FS cos थीटा। नाउ देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स अभी हम निकालेंगे, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज़ इक्वल टू A इंटू पी हो गया, P इंटू A। हम चलो डिस्प्लेसमेंट को D से डिनोट करते हैं, D cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये हमारा पिस्टन लगा हुआ था, यहाँ से ऊपर से प्रेशर, ये इंटरनली अपना प्रेशर दे रहा था, बाहर से एक्सटर्नली प्रेशर लगा रहे थे। तो फिर इतना प्रेशर दे देकर लेट सपोज इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो ये थी, बट प्रेशर लगा कर वो यहाँ आ गया, तो इसमें कितना चेंज आया, दिस इज़ डेल्टा एल इसमें चेंज आ गया इसकी पोजीशन में, ठीक है। एंड इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, इसके बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। तो cos 180 क्या होता है, -1, सो -PAD
वर्क डन किसके इक्वल हो गया, -PAD, ठीक है, -PAD। अब देखो नाउ हमें पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हुआ कितना है, डेल्टा एल ही तो हुआ है। सो वर्क डन इज इक्वल टू -PA डेल्टा एल। सो ये A डेल्टा एल वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट के। सो -P डेल्टा V वर्क डन हमारा इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो एक्सपेंशन के अंदर क्या है, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। एक्सपेंशन में V2 बड़ा होता है V1 से एंड कंप्रेशन में V2 V1 से छोटा होगा। अब ये कैसे, ये मतलब कैसे हम बता रहे हैं, अब वर्क डन आपका बेसिकली ये है -P V2 - V1 ही तो है यहाँ पर। अगर हमारा V2 बड़ा होगा V1 से तो ये क्या आएगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल हमारा वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। एंड एक्सपेंशन में हमारा नेगेटिव वर्क डन ही होता है, ये हमने पढ़ा था। कंप्रेशन में देखो अब क्या होगा, कंप्रेशन में -P V2 - V1। अब V2 छोटा है V1 से तो मतलब हमारा नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर। लेट सपोज आपका V2 है, V2 लेट सपोज 5 है एंड V1 हमारा 7 है, ठीक है। तो आपका वर्क डन क्या होगा, -P डेल्टा V, इट मीन्स V2 - V1। V2 क्या है 5 -7 -P, तो ये कितना आ गया -2। तो ये तो प्लस का 2P नहीं आ गया, प्लस का 2P। तो वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव हुआ है, वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया है, पॉजिटिव। तो कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव ही तो होता है। तो जस्ट ये सिंपल सी बात कही है हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमारे सिस्टम के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जितनी भी टाइप ऑफ एनर्जीज़ हो रही है उनके सम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन था कि पाथ फंक्शन था, अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन था कि पाथ फंक्शन था, स्टेट फंक्शन था। एंड ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, बिकॉज एनर्जी की जितनी भी होती है वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। वी कैन नेवर फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो ये हमारे सिर्फ एक टेम्परेचर का फंक्शन है एंड हम कभी नेवर एंड एवर हम कभी भी इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बॉम्ब कैलोरी मीटर। तो रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर क्या है, कितने टाइप ऑफ मोड्स है कि मैं अब हमारे आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का एनर्जी एक्सचेंज करवा सकूँ कोलिजन्स के दौरान। तो बेसिकली मुझे टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं जिससे कि हम आइडियल गैस के मॉलिक्यूल से एनर्जी एक्सचेंज करवा सके ड्यूरिंग कोलिजन। तो बेसिकली हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के 3 टाइप होते हैं, ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। सो ट्रांजिशनल मोशन क्या है, ट्रांजिशनल मोशन हमारी बेसिकली कितने टाइप की गैस है, हम इन चीज़ों पर बात कर रहे होंगे, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक लीनियर, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। अब देखो मोनो एटॉमिक के अंदर ट्रांजिशनल मोशन बेसिकली किसी भी टाइप की गैस है, ये मोनो एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक, कोई सी भी गैस है, ट्रांजिशनल मोशन हमारे 3 ही होगी। एक्स डायरेक्शन में एक होगा, एक वाई में होगा, एक जेड में होगा।
सब के लिए हमारा ट्रांजिशनल मोशन वाला तो क्या है? ट्रांजिशनल मोशन। अब देखो, ट्रांजिशनल मोशन कोई भी टाइप की गैस है, कोई भी टाइप की गैस है, फॉर एनी टाइप ऑफ गैस, ये 3 ही इसकी वैल्यू होगी ट्रांजिशनल मोशन की। एंड वहीं अगर हमारे पास रोटेशनल मोशन की बात है तो मोनो एटॉमिक गैस के अंदर ये होगी 0, रोटेशनल मोशन की वैल्यू होगी 0। डाई एटॉमिक में गैस में इसकी वैल्यू होगी 2। डायटॉमिक में भी, एंड देखो डायटॉमिक में भी एंड पॉलीएटॉमिक लीनियर में 2 रोटेशनल मोशन होगी, एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में 3 रोटेशनल मोशन होगी। एंड वाइब्रेशनल मोशन हमारे मोनो एटॉमिक गैस में 0 होगी, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक लीनियर में 3n-5 होगी, एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में 3n-6 होगी, 3n-6। ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए टोटल हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, हमें, तो हम 3n कर देंगे। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी इक्वल टू हाफ kT एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पर एटम और मॉलिक्यूल। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी इक्वल टू हाफ kT एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पर एटम और मॉलिक्यूल। एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ kT इंटू F करेंगे, एंड फॉर एनी नंबर ऑफ एटम्स हाफ kT इंटू F इंटू Na करेंगे। K यहाँ पर हमारा एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, एंड K इज़ इक्वल टू R बाय Na। सो R की क्या वैल्यू होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। Na हमारे 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। सो हमारे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करेंगे, विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है? ये लॉ हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर। दिस इज़ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मैथमेटिकली डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस वर्क डन। डेल्टा U हमारे एक स्टेट फंक्शन है, Q एंड W हमारे पाथ फंक्शन है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की क्या क्या एप्लीकेशंस है? सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। व्हेन योर टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, इट मीन्स हमारा जो डेल्टा U है वो 0 हो जाता है, तो Q इज़ इक्वल टू -W आ जाएगा। दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे वॉल्यूम डेल्टा V बेसिकली 0 हो जाता है, एंड हमारे फॉर्मूले में क्या है? डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस W। सो वर्क डन हमने पढ़ा था, वर्क डन इज़ इक्वल टू -P डेल्टा V। सो डेल्टा V जब 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया, सो डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q हो जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है। अब आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है बेसिकली, तो हम कौन सी इक्वेशन बेसिकली, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं?
आइसोबैरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा पी हमारा ज़ीरो होगा, इट मीन्स प्रेशर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने अब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है। बट इसमें हमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू होता है। सो डेल्टा यू का आप U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन को माइनस पी डेल्टा वी V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। सो क्यू माइनस पी V2 प्लस पी V1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1। नाउ दिस इज U2 माइनस U1 प्लस पी V2 ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा Q क्या आया है, H2 माइनस H1, दिस इज डेल्टा H, इसे हम कहते हैं एंथैल्पी, जो आप इतने टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, दिस इज़ योर एंथैल्पी। तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, डेल्टा P इज इक्वल टू ज़ीरो, P हमारा कॉन्स्टेंट है, डेल्टा U तो बेसिकली हमारा ये लास्ट में आ गया है डेल्टा H। सो क्यू पी किसके इक्वल है, डेल्टा H के इक्वल है, एंड क्यू वी किसके इक्वल है, डेल्टा U के इक्वल है। अब हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा Q ही ज़ीरो हो जाता है। जब Q ज़ीरो हो गया है एडियाबैटिक प्रोसेस में, सो डेल्टा U इज़ इक्वल टू W। एंड हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक हो गया। अब देखो आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हीट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। एडियाबैटिक में वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डेल्टा यू ज़ीरो के इक्वल, सो क्यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। अब एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ये हमारे इंटरनल एनर्जी का सम होता है एंड हमारे प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का सम होता है। एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। सो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा वी। तो देखो इसमें फॉर्मूले क्या आते हैं हमारे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी एंड डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। 90% क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आएंगे, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस वन ऑल्सो, ठीक है। ये दो फॉर्मूलेज हैं। एंड यहाँ पर एन जी हमारा क्या डिनोट कर रहा है, एन जी हमारा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखो हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी amount of heat required to raise the temperature of a given amount of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as heat capacity। amount of heat कितने required है temperature को raise करने के लिए of a given amount of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as heat capacity or total heat capacity। हमारा ये heat capacity क्या है, ये heat capacity
ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नाउ हीट कैपेसिटी को हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, Q बाय डेल्टा टी। अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। नाउ देखो, ये तो हमारा किस प्रोसेस के लिए है, दिस इज़ फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यही dt हो जाएगा, dq बाई dt, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा। नाउ इफ़ वी इंटीग्रेट dq एंड ct तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, t1 से t2 एंड दिस इज़ फ्रॉम q1 से q2। अब ये बेसिकली हमारा q ही निकलता है। इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर यूनिट्स रखो, इससे ही देखो, जूल पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल की जगह पे अब आप कैलोरी रख दो, कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, लेट्स सी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of the substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as molar heat capacity। ये क्या है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी हमारी क्या थी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, बट यहाँ पर मोल आ गया है तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। मोलर हीट कैपेसिटी को हम Cm से दिखा दो या फिर Cn से, ये किसके इक्वल होता है, n डेल्टा टी के, n डेल्टा टी के। इफ़ मुझे Q की वैल्यू निकालनी है सो डैट वुड बी NCm डेल्टा टी। अगर मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, QV इज़ इक्वल टू NCVm डेल्टा टी, QV इज़ इक्वल टू NCVm डेल्टा टी। Q, अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया है तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, NCPm डेल्टा टी, ठीक है, NCPm डेल्टा टी। इसके यूनिट्स क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर मोल, कैलोरी पर केल्विन पर मोल एंड कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर मोल। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने पहले ही बताया था स्पेसिफिक जहाँ आ जाए आँख बंद करके हमें क्या लिख देना है कि वो क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से डिनोट करते हैं। सो Q इज इक्वल टू m डेल्टा टी, सो Q इज इक्वल टू Sm डेल्टा टी। यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो, टोटल हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तीनों एक पाथ फंक्शन है। मैंने बोला था ना कि मतलब हीट एंड वर्क के अलावा एक ऐसा आपका एग्जांपल आएगा कि जो पाथ फंक्शन भी होगा, स्टेट फंक्शन भी होगा। जो ये आपकी टोटल हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तीनों पाथ फंक्शन है। बट जो इनके सब पार्ट्स हैं कि टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दोनों, ये ऐसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, स्टेट फंक्शन,
स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी हमारा क्या निकल रहा है, देखो सी पी माइनस सी वी हमारे एन आर के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, एन आर के। दूसरा रिलेशन क्या है, गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, एंड सी पी हमारा किसके इक्वल होता है, सी पी इज इक्वल टू एफ बाई टू, सी वी इज इक्वल टू एफ प्लस टू बाई टू। अब जैसे कि मुझे मोनो एटॉमिक गैस का निकालना है, क्या निकालना है, मोनो एटॉमिक गैस का गामा निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, सी पी बाई सी वी। सी पी भी कैसे निकलेगा, एफ बाई टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई टू एंड एफ प्लस टू बाई टू। तो ये एफ बाई टू क्या है, देखो एफ बाई टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई टू। तो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3n टोटल हम ऐसे निकालते हैं। तो मोनो एटॉमिक गैस है एक ही, तो 3 बाई टू 5 बाई टू कितना आ गया, 3 बाई 5, नहीं 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 नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया। सी पी किसके इक्वल होता है, फाइव बाई टू 3 बाई टू 5 बाई 3 1.67। ऐसे ही अगर मैं निकालूँ डायटोमिक गैस का, तो उसका 5 बाई टू आर, एंड इसके मल्टीप्लिकेशन में आर भी होता है, ये ध्यान रखना, 7 बाई टू आर 1.4। बेसिकली मोनो एटॉमिक गैस का गामा कितना निकलता है, 1.67। डायटोमिक का गामा होता है 1.4। पॉलीएटॉमिक लीनियर का होता है 1.4। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का होता है 1.33। तो सबसे ज़्यादा किसका है गामा, इसका, इन दोनों का कांस्टेंट, इन दोनों, इसका सबसे ज़्यादा कम। अब कैलकुलेट एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर containing total moles of monoatomic and 3 moles of diatomic। ये तो क्वेश्चंस हैं। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल का एन आर टी लॉग एन आर टी एल एन V2 बाई V1, ये हमारा Q है, ठीक है। तो Q किसके इक्वल आ गया, 2.303 लॉग V10। ये हमारे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की वैल्यू आई है। अब वहीं अगर हमसे इर्रिवर्सिबल पूछा जाए, ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा अगर हमसे पूछा जाए इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, सो दैट इज़ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। नाउ आपने पढ़ा है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी यहाँ से एन आर टी बाई पी उठा लो, तो बस P2 माइनस एन आर टी बाई P1। तो जस्ट आप ये याद रख लो, ये तो आप निकाल ही लोगे, इतना बड़ा क्या ही याद रखना है, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या है, हमारा लास्ट में फॉर्मूला आता है टीवी पीवी पीटी, ये तीनों कांस्टेंट के बराबर हैं, ठीक है।
टी वी गामा माइनस वन, पी वी गामा, पी वन माइनस गामा एंड टी गामा, टी वी गामा माइनस वन, पी वी गामा, पी वन माइनस गामा, टी गामा। अब इर्रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इर्रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? ये इक्वल है एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। बिकॉज देखो अभी आपने क्या निकाला था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। ये किसका था? इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का था। ये वर्क डन इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का था। अब यहाँ से आप वर्क डन क्या निकाल सकते हैं? एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। तो बस आपने ये लिख दिया एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। तो बेसिकली हमारा एट लास्ट फॉर्मूला थोड़ा भयंकर सा निकलता है। भयंकर नहीं है, बिल्कुल भी सही है वैसा। एन सी वी डेल्टा टी को टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं आप, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू को हमने वो लिखा था ना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो वी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। तो एन आर टी बाई पी टू माइनस एन आर टी बाई पी वन, ये आ गया। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी एम डेल्टा टी एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी एम डेल्टा टी। आइसोकोरिक आइसोबेरिक प्रोसेस ये है, फ्री एक्सपेंशन के अंदर वैक्यूम होता है। इट मीन्स पी एक्सटर्नल क्या है हमारा? ज़ीरो। वैक्यूम के अंदर पी एक्सटर्नल ज़ीरो है, वर्क डन ज़ीरो है, डेल्टा यू ज़ीरो है, डेल्टा एस ज़ीरो है, क्यू ज़ीरो है। ओके अब देखो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ ग्राफ्स। ठीक है, ये ग्राफ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ये हमारे लेक्चर का अंत आते हुए हमें दिख रहा है। मतलब हमने, तुम्हें इमेजिन भी कर पा रहे हो कि हम कितनी जल्दी ये रिवाइज कर लिया है। लाइक हमने पूरा पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री का। अब पार्ट 2 के अंदर हमारे 5 टॉपिक्स है। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री बच रही है, पार्ट 2 बच रहा है बस। एंड पार्ट 1 के अंदर इतने सारे टॉपिक्स थे एंड वी हैव कंप्लीटेड इट वेरी सून। कितने थे? 5 5 16। अब हम 16th टॉपिक पर ही हैं। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो हमें अलग से ही करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई कांट इंक्लूड इट इन सिंगल वीडियो। देखो ग्राफ सब हमारे आ गए। तो ग्राफ क्या है हमारा? सबसे पहला ग्राफ आता है वर्क डन का। अब वर्क डन के अंदर हमारा पीवी ग्राफ आता है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ठीक है, तो वर्क डन का हम एरिया अंडर द कर्व लेंगे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब देखो जैसे एरिया अंडर द कर्व लेंगे, ये तो एरिया अंडर द कर्व भी आपको लेना है बेसिकली। वर्क डन अगर आपको निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व ले लेंगे। दूसरा कंपैरिजन ऑफ वर्क डन कैसे करें? तो सबसे पहले हमारा एक्सपेंशन का केस देख लेते हैं। एक्सपेंशन में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में क्या होगा? देखो एक्सपेंशन हो रही है, ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। इरिवर्सिबल के अंदर एकदम से एट अ मूवमेंट सब कुछ पार्टिकल्स हमने हटा दिए, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। एरिया किसका ज़्यादा है? एक्सपेंशन वाले का वो रिवर्सिबल का ज़्यादा है, तो वर्क डन बाय रिवर्सिबल इज़ ग्रेटर देन इरिवर्सिबल। अब कंप्रेशन के अंदर क्या होगा? कंप्रेशन के अंदर ये है रिवर्सिबल का ग्राफ, ठीक है। अब इसमें से हटाया जा रहा है पार्टिकल्स को, इसका इतना एरिया अंडर द कर्व हो गया। ये हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं वैसे। अब इरिवर्सिबल क्या है? ये एंड इस तरह से चला यहाँ तक,
तो ये देखो इतना सारा। सो वर्क डन बाय रिवर्सिबल इज लेस देन वर्क डन बाय इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में सेम यही कंक्लूजन हमारा हो रहा होगा कि एक्सपेंशन के लिए जो हमारा रिवर्सिबल है उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कंप्रेशन में इरिवर्सिबल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। हमें कंपैरिजन करना है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन के बीच में। तो आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है टेम्परेचर। लेट सपोज आपने कांस्टेंट ले लिया तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट आपने ले लिया है, तो बेसिकली ये पूरा कांस्टेंट के बराबर आ गया है। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे अब हम? पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसे डिफरेंशिएट करो तो ये पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, कॉन्स्टेंट का तो ज़ीरो होगा। नाउ वी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी आ रहा है। नाउ डी पी बाय डी वी इज इक्वल टू माइनस पी बाय वी। ठीक है, अब देखो, अब हमने पढ़ा था पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड पी, अब देखो, सो पी गामा वी गामा माइनस वन डी वी प्लस वी गामा डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वी गामा डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी वी गामा माइनस वन डी वी। ये क्या आया? वर्क डन बाय आइसोथर्मल। आइसोथर्मल ज़्यादा काम करता है एज़ कम्पेयर टू दी एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसे कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, प्रेशर 1 प्रेशर 2, दिस इज V1। ये मैंने किसका बनाया? ये आइसोथर्मल का। एंड लेट्स सपोज दिस टू बी एडियाबेटिक। तो इन दोनों को देखो, वर्क डन किसके बीच में? अब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट, same final state can be achieved from reversible isothermal process and irreversible isothermal process. Now reversible isothermal process. So that's all for today.